यह कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले से। एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे की ऐसी कहानी जो सच में बहुत अधिक इंस्पायरिंग है। यह बच्चा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है और पढ़ने में बढ़िया होता है, तो अपने स्कूल और कॉलेज में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कोई बच्चा पढ़ने में बढ़िया होता है तो सबकी उससे कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है इस बच्चे से। इसके परिवार के लोगों को, यहां तक कि इसके रिश्तेदारों को भी उम्मीद होती है कि बड़ा होकर ये कुछ करेगा। इसके बाबूजी हमेशा कहते हैं कि ये लड़का, मेरा बेटा बड़ा होके कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेगा। इसके मामा को भी यही विश्वास था और बाकी के लोगों को भी ऐसा लगता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, तो मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं उनकी पहुंच सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक होती है। यानी कुल मिला के उम्मीद यह होती है कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यानी आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप आगे जाके पढ़ाई समाप्त करके एक सरकारी नौकरी जरूर ले लेंगे। कुछ ऐसी ही उम्मीदें इस बच्चे से भी थी। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होती है और इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद घर वालों को ऐसा लगता है कि अब ये सरकारी नौकरी ले लेगा, अब ये फॉर्म भरेगा, कंपटीशन में बैठेगा और कुल मिला के जो सपना है और जो वर्षों से सबकी उम्मीदें हैं इस बच्चे से, वो इसे पूरा कर देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। इस बच्चे की सोच अलग होती है। इसे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 3 नंबर से रह गया, मेरा 10 नंबर से रह गया। क्या वो टैलेंटेड नहीं थे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? इसको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, फिर भी वो इस रेस में हार जाते हैं। और एक बात की क्लैरिटी थी कि मुझसे ये नहीं होगा और मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। दोस्तों, एक बात की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है इससे अधिक जरूरी है कि जिंदगी में क्या नहीं करना है ये पता हो। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं बोलना है। और अगर आप जिंदगी की यात्रा में हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना की क्लैरिटी आपकी जिंदगी में बहुत सारे वक्त को बचा देती है। इस बच्चे में इस बात की क्लैरिटी होती है कि मुझे क्या नहीं करना है, यानी सरकारी नौकरी नहीं करनी थी। शादी हो चुकी थी। घर वालों को यह लग रहा था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं करनी तो भाई करना क्या है, कुछ तो करना होगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास में जब आपकी शादी हो जाती है तब आपसे ये उम्मीदें होती है कि आप कुछ कमाएंगे, या कुल मिला के आप अब परिवार पे या माँ बाप की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये बच्चा बहुत सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं, और बिहार के अंदर, भोजपुर के अंदर इसे कोई बड़ा स्कोप भी नहीं देखता कुछ करने के लिए। फिर ये डिसाइड करता है कि मैं बिहार क्यों ना छोड़ दूं, और ये डिसीजन इसे लेके आती है हिमाचल प्रदेश के सोलन में। यह डिसाइड करता है कि मुझे सोलन जाना है, हिमाचल प्रदेश में, और वहां जाके मैं कुछ करूंगा। दोस्तों, एक बात समझिए, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे स्कोप नहीं है, वहां पे अवसर नहीं है, तो हमें निकलने में देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत देर कर देते हैं निकलने में। मैं जब गांव में था बचपन में और जब मैं नाटक देखता था तो मैं देखता था कि बहुत ऐसे एक्टर होते थे जो फिल्मों के एक्टर से भी बढ़िया एक्टिंग करते थे, लेकिन रात की नाटक के बाद कल सुबह फिर वो किराने की दुकान पे मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो मुंबई नहीं गए। रिस्क तो लेना होगा। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो जगह आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो उस जगह को छोड़ने में देरी मत कीजिए। बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा हासिल कभी नहीं होगा। यह बच्चा बिहार को छोड़ के हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहुंचता है, और यह कहानी है 2012 की। 2012 में महज 13,000 रुपए के साथ और अपनी पत्नी सारा के साथ यह पहुंचता है एक अजनबी शहर में। एक अजनबी शहर में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है सर्वाइवल की। जब भी आप कहीं जाएंगे ना अजनबी शहर में, तो पहली जो चुनौती होगी वो होगी सर्वाइवल की। यानी जिंदा रहेंगे तब तो कुछ बड़ा करेंगे। और इस सर्वाइवल की चुनौती को निपटने के लिए ये दोनों ही लोग नौकरी पकड़ते हैं। और ये नौकरी कहां पकड़ते हैं? एक कपड़े की दुकान पे। जी हां, यह बच्चा यह भी कहता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में इसलिए गया क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, यह कोई देखेगा नहीं। एक कपड़े की दुकान पे दोनों ही नौकरी करते हैं 2500 और 4500 की वेतन पे। यह बच्चा पढ़ने में बढ़िया था और चूंकि एजुकेटेड था तो बहुत लोग को ऐसा लगता था कि यह कपड़े की दुकान में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन यह पर्दे की फिटिंग, पर्दे की कटिंग, सारी चीजें वहां भी बेस्ट देता है। सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और संडे को इनका ऑफ रहता है। तो ये दिमाग लगाता है कि क्यों ना संडे को भी कुछ किया जाए।
और ये अपने मालिक से परमिशन लेता है कि मुझे परमिशन दीजिए कि मैं संडे को अपना काम कर सकूं। मालिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ठीक है, अगर तुम्हें संडे को कुछ करना है तो तुम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी वाइफ के साथ मिलके आइडिया खंगालता है कि क्या कर सकते हैं, और फिर ये आइडिया निकलता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये आइडिया निकलता है कि हम फड़ लगाएंगे, यानी रोड के किनारे फेरी जो लगता है, फड़ लगता है, वो लगाएंगे और कुर्तियां बेचेंगे। अब यहां से एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग को ऐसा लगता है कि यह काम छोटा है, मैं रोड किनारे जाके कुछ बेचूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में जायज पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, नजरिया छोटा या बड़ा होता है। इन्हें कपड़े का ही काम आता था क्योंकि कपड़े की दुकान में नौकरी कर रहे थे, इसलिए कुर्तियां बेचने में शर्म नहीं की। और ये एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब मैं सोलन आया तो मेरा यह सपना नहीं था कि मैं बड़ी गाड़ियां लूंगा, बड़ा घर लूंगा। मेरा सपना यह था, मेरी नीयत यह थी कि कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे मां बाप को मुझ पे फक्र हो, मेरे समाज को मुझ पे फक्र हो। और बचपन से ही इनके पिताजी ने इनको यह सिखाया था कि इज्जत कमाना, पैसा तो कोई कमा लेता है, और जब आप पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं ना, तो कई बार आप अपने एथिक्स से समझौता करते हैं, आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन जब आपके दिल में यह रहता है कि मुझे इज्जत कमानी है, तो आप गलत रास्ते का चुनाव नहीं करते, आप धैर्य रखते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत से भागते नहीं आप। यह बच्चा रोड किनारे फड़ लगा के कुर्तियां बेचना शुरू करता है संडे के संडे। इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि सारा यानी कि इनकी वाइफ बहुत अधिक मदद करती है। सुबह में आती है फड़ लगाने के लिए, फिर जाती है, घर का सारा काम करती है, लंच बनाती है, शाम में फिर आती है फड़ को क्लोज करने के लिए, और फिर ये हिसाब करते हैं रोज, और जो कमाई होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये संडे को किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, और उस छोटी सी कमाई को भी सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बड़े खुश रहते हैं। सारी चीजें बढ़िया से चल रही थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो कपड़े की दुकान पे नौकरी चल रही थी, वहां से सैलरी मिलनी बंद हो जाती है। 1 महीने, 2 महीने, और ऐसे करके 2013 में लगभग 16,000 तक की सैलरी इन्हें नहीं मिलती है। और सैलरी ना मिलने के चलते इन लोग की जिंदगी में गुर्बत आती है, यानी कि गरीबी आ जाती है। खुददारी इतनी थी कि किसी से पैसा नहीं मांगा, और 27-28 दिन जिंदगी की ऐसी गुजरी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था, यानी कुछ भी खास नहीं था। किसी भी तरीके से गुजारा किया गया, और ये दोनों ही लोग उस टफ दौर में परिवार को भी नहीं बताया। परिवार को यह बताया था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं। दोस्तों, एक सीख मिलती है, कई बार हमें परिवार से झूठ बोलना पड़ता है। इस बच्चे ने भी झूठ बोला कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर यह बोलता कि मैं कपड़े की दुकान पे काम कर रहा हूं और रोड किनारे कुर्तियां बेच रहा हूं, तो शायद परिवार को दुख होता। लेकिन इसने यह बताया था कि मैं कहीं पे पढ़ाता हूं। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि इस बच्चे ने फार्मा की इंडस्ट्री में नौकरी खोजी, और यह पहुंच गया फार्मा में नौकरी करने। वहां भी कमाल की मेहनत, कमाल की डेडिकेशन, और इसकी मेहनत से इसके सीनियर्स बड़े खुश हो गए, और इतने खुश हुए कि वो इसको अपने साथ रखने लगे, और ये लड़का बहुत कुछ सीखने लगा। फार्मा इंडस्ट्री की सारी बारीकियां वो सीनियर्स से सीखा, और सीनियर्स ने कमाल के तरीके से इसे सिखाया भी। वो बड़ी मदद कर रहे थे इसकी, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। लेकिन 2016 और 17 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे सुन के आपको बड़ा मजा आने वाला है। इंसिडेंट ये होता है कि एक रिश्तेदार आ जाता है, और ये रिश्तेदार कौन होता है? इनकी बहन, जो कि डॉक्टर, और वो अपने हस्बैंड के साथ सुन्नी फेयर तब हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ था, उस समय वो आती हैं अपने हस्बैंड के साथ और देखती हैं कि ये सड़क किनारे फड़ लगा के कुर्तियां बेचता है। जरा सोचिए, हम में से अधिकतर लोग के रिश्तेदार कैसे होते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और पता चल गया छोटा काम कर रहे हैं, वो आपको बड़े ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट आपके साथ नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो जीजा जी थे, वो कहते हैं कि अगर मेरा भाई यहां बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और फिर चारों लोग बैठ के कुर्तियां बेचते हैं। चारों लोग, उस दिन जिन लोगों ने इनसे कुर्तियां खरीदी होंगी, शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि यहां कोई डॉक्टर भी है। सोच के देखिए, मैं कहता हूं कि यह बहुत बड़ी सीख है। किसी के पास जाइए ना, और अगर उसके काम के बारे में पता चले तो बस ये देखिए कि वो काम जायज है कि नहीं। ये मत देखिए कि काम छोटा है या बड़ा, क्योंकि ये तो नजरिया है।
हर काम दूसरों की सहायता करता है और जिस काम से दूसरों की सहायता होती है वो छोटा काम होता ही नहीं। और इसके जीजाजी ने जाके घर पे बताया कि वो ऐसा कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, हमसे भी बढ़िया पैसा कमा रहा है। घर वालों को तब जाके पता चला, यानी 2016-17 में। है वहां जहां नौकरी कर रहा था वामा में, वहां से भी कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा था। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें। तो इन लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया। किसका? कपड़े की दुकान का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने सपनों को अपने बिजनेस से पूरा करना चाहते हैं या फिर अपने प्रेजेंट बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप के साथ आप इसे कुछ आसान स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, यदि आप HDFC बैंक के सेविंग्स या करंट अकाउंट होल्डर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, रजिस्टर करते ही HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप बिना किसी पेपर वर्क के आपको इंस्टेंट लोन की सुविधा देता है और अर्जेंट नीड के वक्त महज 10 सेकंड में आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही HDFC बैंक हमें 10 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देता है। इस ऐप से आप GST और वेंडर पेमेंट आसानी से कर सकते हैं और 50 दिनों के क्रेडिट पीरियड का भी लाभ उठा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप के जरिए आप किसी भी पेमेंट मोड से, जैसे कि UPI, SMS पे, QR कोड्स या फिर कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, स्टेप नंबर 4, HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप आपके बिजनेस को ग्रो करने में कई प्रकार से आपकी हेल्प करता है। जैसे कि हम अपनी दुकान की सेल्स को बढ़ाने के लिए इस ऐप के थ्रू अपने कस्टमर्स के लिए कई तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन ऑफर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने व्यापार को और स्मार्ट बनाने के लिए HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। और यह बिजनेस शुरू हुआ पार्टनरशिप में। तो आप जैसा कि देखते हैं कि अकेले बिजनेस जल्दी लोग शुरू नहीं करते, तो एक पार्टनर चुना और पार्टनर्स के साथ एक कपड़े की दुकान वहां पे शुरू कर दी। सोलन बढ़िया चलने लगी, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही उस पार्टनर की नीयत बिगड़ गई। डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद अब इस डिस्प्यूट को फिक्स करने के लिए वहां के जो प्रभावशाली लोग थे उनको बुला लिया गया। अब मजे की बात यह है कि यह बंदा बिहार का हिमाचल प्रदेश में और वहां के सारे लोग इसके सपोर्ट में, इसके समर्थन में। ये देखिए, माने ये नहीं रखता कि आप कहां से हैं, माने ये रखता है कि आप सच के साथ हैं कि नहीं। तो सारे लोग इसके समर्थन में खड़े और सबका कहना था कि दुकान तुम्हें ही मिलेगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन खुददारी देखिए, यह बंदा दुकान छोड़ देता है, कहता है कि दुकान उनके पास रहने दीजिए और अपनी कुरान शरीफ लेके वहां से निकल जाता है। इसके बाद अब इन्हें पता नहीं चलता कि क्या करे, लेकिन यह समझ में आ गया था कि बिजनेस ही करना है। तो कुल मिला के फार्मा इंडस्ट्री में ये प्रवेश करते हैं और अपनी कंपनी शुरू करते हैं, खुशरू मेडिकेयर। और यहां से सफलता की एक नई यात्रा शुरू होती है और सिर्फ 2-3 वर्षों में यह कंपनी करोड़ों के टर्नओवर पे पहुंच जाती है। आज 2 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर है इनका। और सोच के देखिए, सिर्फ 13,000 रुपए लेके 2012 में ये बिहार से हिमाचल प्रदेश आए थे। एक बड़ी कमाल की बात है इनके बारे में, जब बारिश होती थी ना, जब संडे को बारिश होती थी, आंधी तूफान तेज हवाएं, तब भी ये जाते थे फल लगाने। तो इनकी वाइफ इनसे कहती थी कि आज तो सेल भी नहीं होगा और आज ऐसे भी बारिश है, आप भीग जाएंगे, तो फिर क्यों जा रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा इनका जवाब। ये कहते हैं कि तब मैं अपनी वाइफ से कहता था कि अगर आज मैं नहीं जाऊंगा और यहां घर में रहूंगा तो मेरी कोई कमाई नहीं होगी और मैं किससे शिकायत करूंगा। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, मेहनत करूंगा, ईमानदारी से अपना काम करूंगा, तो कुछ हो ना हो, अगर मेरी कमाई नहीं भी होती तो मैं अल्लाह से शिकायत कर सकता हूं। और ये जायज शिकायत है कि मैंने मेहनत की, मैंने अपना एफर्ट लगाया, मैंने ईमानदारी से अपना बेस्ट दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं शिकायत कर सकता हूं। और कहते हैं कि इसी शिकायत के चलते अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। दोस्तों, अगर सच में हम अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करें तो किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि खुदा उन लोगों पे फिदा हो जाता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। अगर आप मेहनत का दामन पकड़ के रखेंगे तो एक दिन ईश्वर आप पे मेहरबान होगा ही होगा। मुझे इससे ये कमाल का दर्शन मुझे लगा कि शिकायत किससे करेंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूं
4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन स्वाहा। हाँ, 2-4 दिन मोटिवेशन में रहेंगे, 2-4 सप्ताह बहुत अच्छा काम करेंगे, उसके बाद फिर से वही हाल है उनका। देखिए, लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप सच में किसी मंजिल को पाना चाहते हैं तो चलना लगातार होगा, रुकना नहीं होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे लगातार मेहनत करनी है। कभी रिजल्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा। परिस्थितियां कैसी है, सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है संकल्प कितना मजबूत है। और अगर संकल्प स्ट्रांग है तो आप हर मुश्किल को आसान कर देंगे। यह कहानी थी आतिफ आलम की, बिहार का एक नौजवान जो बिहार छोड़ के हिमाचल प्रदेश आता है और 13,000 रुपए से अपनी जर्नी शुरू करता है। 10 वर्षों के अंदर आज 15-16 लोगों को नौकरियां देके, यानी उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहा है। जिसे खुद कभी सैलरी ना मिली, आज वो दूसरों को सैलरी दे रहा है। हर चीज संभव है, सवाल इसका है कि संकल्प कितना मजबूत है। दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बात समझ जाइए, आपके दिल में चाहत होनी चाहिए, अंदर से ये बात आनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। मजबूरी में किसी काम को मत ढोइए। अगर दिल से लगता है कि इस काम के लिए आप बने हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं तो करते रहिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको अपने मन के मुताबिक काम मिल जाए। ये कहते हैं कि अगर मुझे वो दुकान से ना निकालता, अगर वो डिस्प्यूट ना होता तो मैं कपड़े की दुकान पे बैठा रहता, आज इतनी बड़ी कंपनी का एमडी ना होता। तो हर वो चीज जो आज आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रही है, आगे जब आप भविष्य में पहुंचेंगे तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। हर उस इंसान को जिसने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, हर उस इंसान को जिसने आप पे शक किया है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बने रहिए, जमे रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसी और कहानियां आप सुनना चाहते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपने अभी तक मेरी नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है।